नमस्कार, मैं डॉक्टर अनूप कुमार शर्मा, SPNKS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा से BSc सेकेंड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड नामक जो इकाई है उसके 18वें व्याख्यान में आपका स्वागत करता हूँ। इस व्याख्यान में हम बात करेंगे करोजन के सिद्धांतों की। पिछले जो ये व्याख्यान था उसमें हमने करोजन के प्रकार पढ़े थे, टाइप्स ऑफ करोजन्स। टुडे वी विल डिस्कस द थ्योरीज ऑफ करोजन। संक्षारण का सिद्धांत क्या है? तो संक्षारण के वैद्युत रासायनिक सिद्धांत के अनुसार धातु जैसे लोहे, एग्जाम्पल लोहे से लें जो कॉमन है, सबसे जल्दी समझ में आता है। लोहे के असमान सतह पर या उसमें उपस्थित अशुद्धियाँ ऑक्सीजन गुलित जल या कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति से छोटे विद्युत सेल बनाती है। तो ये सिद्धांत ये कहता है कि जो सतह है, धातु की सतह, वो असमान सतह है, या असमान सतह पर या उसमें कोई अशुद्धि उपस्थित है अगर धातु में, तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट का काम, जो अशुद्धियाँ वो ऑक्सीजन गुलित जल या CO2 की उपस्थिति में छोटे सेल बनाती हैं। उसमें जो उसकी सतह पर जो जल है वो इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है, या कार्बन डाइऑक्साइड गैस इलेक्ट्रोलाइट का काम करती है और एक छोटे छोटे सेल बन जाते हैं। ये कहते हैं सतह पे, धातु की सतह पर सेलों का निर्माण हो जाता है, सेल बन जाते हैं। तो धातु की सतह पर घुली हुई ऑक्सीजन की फिल्म विद्युत अपघट्य विलयन का कार्य करती है। तो ऑक्सीजन जो नमी में घुली, जो वाटर मॉइस्चर में, और ऑक्सीजन या ये कहें कि ऑक्सीजन घुलित जल, तो धातु की सतह पर नमी में घुली हुई जो ऑक्सीजन है वो, उसकी जो फिल्म है, उसकी पतली जो लेयर है, वो विद्युत अपघट्य का कार्य करती है इस सेल के अंदर। तो आयरन इलेक्ट्रोड व अशुद्धियां कैथोड का कार्य करती है। तो ये सेल पूरा हो गया। आयरन, शुद्ध आयरन तो एनोड का कार्य करेगा, अशुद्धियां कैथोड का कार्य करेंगी, और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन गुलित जो नमी है, वो विद्युत अपघट्य का कार्य करती है। तो इस प्रकार ये एक सेल बन जाता है। इस प्रकार धातु की सतह पर जो है वो छोटे छोटे विद्युत अपघट्य सेल, विद्युत रासायनिक सेल बन जाते हैं। प्रत्येक जंग लगने में निम्नलिखित पद, अब हम चूंकि आयरन की बात कर रहे हैं इसलिए जंग बोल रहे हैं, तो जंग लगने में निम्नलिखित पद होते हैं। प्रत्येक सेल के एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है। आयरन जो है वो सर्किट के बाहर, सेल के बाहर इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और आयरन 2+ इसमें कन्वर्ट हो गया। और प्रत्येक सेल के कैथोड पर, ये तो एनोड पर हो गया, एनोड पर ये आयरन ने इलेक्ट्रॉन त्याग कर Fe2+ में कन्वर्ट हो गया, और प्रत्येक सेल के कैथोड पर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन द्वारा ग्रहण करके अपचयन हो जाता है। ये H+ आयन जल या जल में उपस्थित अम्लीय पदार्थों से प्राप्त होते हैं। तो कैथोड पर क्या होता है? कैथोड पर H+ आयन जो मौजूद रहते हैं नमी में या जल में, वो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो आयरन देता है वो सर्किट के बाहर होके उधर आ जाते हैं, और उनको लेके ये हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इससे अपचयन होता है। ये जल जो है ना वो H+ और OH- देगा, और कार्बन डाइऑक्साइड और जल रिएक्शन करके H+ या तो ऐसे H+ दे देगा। तो H+ आयन इस प्रकार से मिलते हैं, या तो जल से मिल जाते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड और जल से मिल जाते हैं। कोई भी एसिडिक जो वहाँ पे स्पेसी मौजूद है उसके द्वारा H+ आयन मिल जाते हैं, और ये H+ आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन से क्रिया करके हाइड्रोजन बनाते हैं जो अपचयन करती है। ये H+ आयन इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन गैस में। तो इस प्रकार जो प्राप्त H2 है, हाइड्रोजन गैस जो है, वो कैथोड पर इकट्ठी होती रहती है तथा ध्रुवण उत्पन्न करती है। कैथोड की सरफेस पर ये हाइड्रोजन गैस के बुलबुले इकट्ठे हो जाएंगे, और इनके जो बबल्स जो हैं, हाइड्रोजन गैस के बबल्स जो कैथोड पे इकट्ठे हो गए, उससे ध्रुवण उत्पन्न हो गया, करोजन। उससे करोजन नहीं, उससे इस पे पोलराइजेशन हो जाता है,
धुआं उत्पन्न हो जाता है तथा वो संचारण को रोकती है। अब ये जो ध्रुवण होने जाने से, पोलराइजेशन होने से, ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रॉनों का कंजम्पशन खत्म हो जाएगा। यहाँ पे ये हाइड्रोजन गैस इकट्ठी होगी सरफेस पे, तो और H+ आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे तो ये आयरन से इलेक्ट्रॉन निकलना बंद हो जाएगा, तो ये संचारण जो है वो रुक जाएगा, है ना। मैकेनिज्म समझ में आई संचारण की, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का कंजम्पशन खत्म हो जाएगा H+ आयन के द्वारा, तो आयरन से और इलेक्ट्रॉन की सप्लाई बंद हो जाएगी, और ये सप्लाई बंद होगी तो मतलब ये आयरन बना रहेगा, तो संचारण खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार दोबारा पढ़ लें इसका, इस प्रकार प्राप्त H2 कैथोड पर इकट्ठी होती है, जिससे ध्रुवण उत्पन्न हो जाता है और इससे संचारण रुकता है। लेकिन वायुमंडलीय ऑक्सीजन भी ध्रुवण करती है, लेकिन वायुमंडल में जो ऑक्सीजन उपस्थित है ये हाइड्रोजन उससे रिएक्शन करके और जल बना देता है, और इससे ये हाइड्रोजन हट जाती है, हाइड्रोजन गैस, और वापस से संचारण होने लगता है। तो विध्रुवण, हाइड्रोजन गैस तो ध्रुवण करती है और वायुमंडल की उपस्थित ऑक्सीजन गैस उससे रिएक्शन करके जल कन्वर्ट हो जाती है जल में, और इस प्रकार विध्रुवण हो जाता है। अतः रिडॉक्स अभिक्रिया 1 व 2 से, ये समीकरण 1, ये पूरी एनोड और कैथोड पर जो अभिक्रियाएं हो रही हैं उन दोनों को मिला देंगे तो वो टोटल सेल में जो होने वाली रिडॉक्स अभिक्रिया वो हो जाएगी। तो समीकरण 1 तो है एनोड पर होने वाली क्रिया, और समीकरण 2 है वो कैथोड पर होने वाली क्रिया। इन दोनों को मिला के रिडॉक्स अभिक्रिया होगी, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। तो 2FeS ये प्लस 4H अपने बैलेंस करके लिख दिया, फिर 4H प्लस O2, इससे मिलके Fe2 प्लस H2O, वो नेट अभिक्रिया, ये नेट अभिक्रिया इस प्रकार की ये हो गई। तो इस प्रकार प्राप्त Fe2+ आयन, अब नेट अभिक्रिया में क्या हो गया, हमें ये आयन मिल गए Fe2+ आयन, ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जंग बनाते हैं। तो Fe2 ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, और ये Fe2O3 प्लस 8H+ और Fe2O3 वाटर से रिएक्शन करके XH2O है, ये XH2O से Fe2O3 XH2O। तो ये जो Fe2+ आयन है ये जो है इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ऑक्सीडेशन से Fe2O3 बन जाता है आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड के साथ जल के अणु एसोसिएट होकर जंग बना देते हैं। तो इसको ये जो चूंकि ये धातु की सतह पर सेल बन गए, तो इसको इस प्रकार से दर्शाया जाता है, इसको ऐसे शो कर सकते हैं अपन। ये एक ही सरफेस है, ये अनइवन सरफेस है, उसके पास ये शुद्ध, ये जो आयरन है ये जो एनोड का कार्य कर रहा है, और ये अशुद्धि जो है कैथोड का काम कर रही है। तो यहाँ पे इसके अंदर तो ये इलेक्ट्रॉनों का वो, और ये जो नमी की बूंद जो है ये इलेक्ट्रोलाइट का कार्य कर रही है। वायुमंडलीय ऑक्सीजन गैस यहाँ पे आपूर्ति हो जाती है, इस प्रकार कैथोड पे ये जंग का निर्माण हो जाता है, जिसकी मैकेनिज्म हमने यहाँ पे पढ़ी। मैकेनिज्म क्या है कि एनोड पर आयरन जो है वो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, और आयरन Fe आयन बन जाता है, और कैथोड पे जो है वो वहाँ पे H+ आयन बन जाते हैं, और ये H+ आयन और वायुमंडल की ऑक्सीजन और आयरन ये मिलके फिर आयन बना देते हैं। आयरन आयन वायुमंडलीय ऑक्सीजन से रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड बना देता है, जिसके साथ पानी के अणु जो है वो एसोसिएट होकर जंग का निर्माण करते हैं। तो ये सिद्धांत रहा संचारण का सिद्धांत, ठीक है, थ्योरी ऑफ करोजन। अब बात करते हैं संचारण रोका कैसे जा सकता है। संचारण रोकने के उपाय, फैक्टर्स प्रिवेंटिंग करोजन। These are the method by which we can stop corrosion. We can protect metal from environmental gases. We can protect metal to deform and prevent corrosion. नंबर 1 जो है वो है बैरियर प्रोटेक्शन, रोधिका रक्षण। हमने देखा कि करोजन में मेटल जो है वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है, ज़्यादातर वायुमंडलीय गैसों के संपर्क में आने से करोड होती है। तो अगर हम ऐसा कुछ कर दें कि जो मेटल है वो वायुमंडल के गैसों के कांटेक्ट में ना आए,
तो इस प्रकार का इस बार के करोजन को रोधिका रक्षण या बैरियर प्रोटेक्शन कहते हैं। तो इसमें धातु या वायुमंडलीय ऑक्सीजन के मध्य अवरोधी पदार्थ लगा देते हैं, जैसे बीच में कोई अपन प्रोटेक्ट करने के लिए लगा देंगे, जैसे धात्विक सतह वार्निश या पेंट से ढक दिया जाता है। धात्विक सतह पर वार्निश करते हैं या पेंट करते हैं तो वो वायुमंडल गैसों के संपर्क में नहीं आएगा। दूसरा तरीका है धात्विक सतह पर तेल या ग्रीस की चिकनाई लगा दें। तेल या ग्रीस जो है से वो लगा दें, जिससे वो वायुमंडल गैसों से रिएक्शन नहीं कर पाएगा। सतह पर दूसरी धातु जैसे टिन, निकल, जिंक, क्रोमियम आदि की परत चढ़ा देते हैं, तो उससे भी धातु जो है वो डायरेक्ट वायुमंडल ये गैसों के संपर्क में नहीं आते हैं। दूसरा तरीका है उत्सर्ग रक्षण, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन में क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमने जो तीसरा पढ़ा था कि धातुई सतह की लेयर चढ़ा दें, उसी तरीके की चीज है उत्सर्ग सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। इसमें आयरन से अधिक सक्रिय धातु से आयरन की सतह पर लेप कर लेते हैं। अब इस लेप करने से क्या होता है, इसमें और इसमें ये फर्क है, इसमें एक्टिविटी का फर्क है। इसमें उस धातु को जिसको हमें प्रोटेक्ट करना है उसकी सतह पे उससे ज्यादा रिएक्टिव धातु को से इसकी वो कराते हैं, इसके ऊपर लेप चढ़ाते हैं। जैसे आयरन है तो आयरन से अधिक सक्रिय धातु से आयरन की सतह पर लेप कर देते हैं, तो आयरन का संचारण कम हो जाता है। जैसे गैल्वनीकरण में, गैल्वनाइजेशन में आयरन पर जिंक की परत चढ़ा देते हैं, है ना, जिंक, तो उसको गैल्वनाइजेशन बोलते हैं। जिंक का ऑक्सीकरण विभव अधिक होता है, अतः जिंक का तो ऑक्सीकरण हो जाता है परंतु आयरन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाता, आयरन का संचारण रुक जाता है। अतः जिंक की परत वायु की उपस्थिति में नमी, ऑक्सीजन व CO2 की उपस्थिति से क्षारीय जिंक कार्बोनेट की अदृश्य पतली परत जम जाती है। तो ये जिंक कार्बोनेट और जिंक हाइड्रोक्साइड की परत जम जाती है, जिससे लोहे का संचारण नहीं होता। तो अब इसका नाम ये इस प्रकार जिंक की परत एक बलिदानी परत का कार्य करती है। अब यहाँ पे इसको इसीलिए सैक्रिफिशियल कह रहे हैं कि इसमें जो जिंक की परत चढ़ाई उसने ही रिएक्शन करके खुद तो नष्ट हो गई, जिंक नष्ट हो गए, जिंक के यौगिक तो बन गए, जिंक कार्बोनेट वगैरह में कन्वर्ट हो गए, परंतु उसकी वजह से आयरन बच गया, है ना, आयरन का करोजन नहीं हुआ, आयरन प्रोटेक्ट रहा। इसलिए इसको बोलते हैं सैक्रिफिशियल कोटिंग या सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। ये बहुत कॉमन है और गैल्वेनाइजेशन धातुओं पे और ये खूब बड़ी मात्रा में किया जाता है। अब तीसरा जो तरीका है करोजन रोकने का वो है इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन, विद्युत रक्षण। इसमें मूल धातु को बचाने के लिए ज्यादा क्रियाशील धातु से जोड़ देते हैं। जैसे लोहे को बचाने के लिए मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम आदि धातुओं से जोड़ा जाता है। ऊपर वाले मेथड में तो जो दो अपन ने मेथड पढ़े उसमें धातु की सतह के ऊपर लेप कर देते थे, जिससे वायुमंडल में वो संपर्क में नहीं आता था। लेकिन इस वाले मेथड में इस धातु को जिसको हमें प्रोटेक्ट करना है उसको किसी दूसरी धातु के साथ जो ज्यादा रिएक्टिव है उसके साथ अपन तार से जोड़ देते हैं, है ना। तो इसमें मूल धातु को बचाने के लिए ज्यादा क्रियाशील धातु से जोड़ दिया जाता है। जैसे लोहे को मैग्नीशियम, जिंक आदि से कांटेक्ट इसको जोड़ देते हैं, तो इससे इसका करोजन ये इसको इलेक्ट्रॉन देते रहते हैं और ये इससे इसका करोजन, आयरन का करोजन नहीं होता है। तो तीसरा मेथड है ये इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। और चौथा और आखिरी मेथड है जंग विरोधी विलयनों के उपयोग से, यूजिंग एंटी रस्ट सॉल्यूशंस। बहुत सारे जैसे ऊपर हमने वो पेंट वगैरह पढ़े ना, उसी तरीके से बहुत सारे दूसरे जो है वो होते हैं मेथड, जैसे जिसमें जो है जंग रोकने के जो मेथड सॉल्यूशन होते हैं, जैसे क्षारीय फॉस्फेट व क्षारीय क्रोमेट विलयन जंग विरोधी विलयन होते हैं। तो इन एल्कलाइन फॉस्फेट्स और एल्कलाइन क्रोमेट अगर इनके ऊपर लेयर चढ़ा दी जाए तो भी ये प्रोटेक्शन इससे हो जाता है। तो इस उसमें हमने बात करी
कि संचारण के जो सिद्धांत क्या है, किस प्रकार से संचारण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। थ्योरी ऑफ करोजन और द वे बाय विच वी कैन स्टॉप द करोजन, संचारण को रोकने के उपाय, फैक्टर्स प्रिवेंटिंग करोजन। थैंक यू।